Hello students, today our topic is Python data frame, and in this lecture we will discuss about different operation performed over data frame such as row selection, addition of a particular row in a data frame, deletion of a row in a data frame, and row slicing. So first of all, let's take a quick revision of our previous video. तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने समझा था कि किस तरीके से कॉलम को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है, दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास एक डेटा फ्रेम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव अ डेटा फ्रेम, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ओवर द डेटा फ्रेम। तो एक डेटा फ्रेम बना लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, यूजिंग द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की हेल्प से बनाते हैं। और कोई खास वजह उसकी बिल्कुल है, आंसर यस, दिस इज स्पेशल रीज़न बिहाइंड इट। और वो रीज़न ये है कि जब हम डिक्शनरी की हेल्प से बनाते हैं तो डिक्शनरी में जैसे हम जानते हैं कि की वैल्यू का पेयर होता है, तो जो कीज़ होती है ना वो कॉलम का काम करती है, कॉलम का नेम बन जाती है, वो आपकी डिफरेंट कॉलम्स का नेम बन जाती है। जैसे इस केस में डिक्शनरी में की है 1 और 2, तो ये जो 1 और 2 है ये आपके कॉलम बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो एक डिक्शनरी बन गई, डेटा फ्रेम बन गया हमारा। उसके बाद बात ये थी कि हमें जब हमारा जो डेटा फ्रेम है ना, अभी हमारा क्रिएट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ तक, लेकिन अभी हमें उसका पर्टिकुलर एक कॉलम को देखना है, एक्सेस करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो आसान तरीका है कि आप पहले डेटा फ्रेम का नेम लिखिए। समझिएगा मेरी बात को, ये याद कर लीजिएगा। सभी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा फ्रेम से रिलेटेड, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और आपको बहुत आसान भी लगेगी। लेकिन ये होता है ना कि अक्सर हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो आपको दिमाग को अच्छी तरीके से रखना है अपने कि ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। तो अब अभी आपसे अगर कॉलम सिलेक्शन की बात करें तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम डेटा फ्रेम का नेम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उस कॉलम का नेम लिखते हैं सिंगल कोट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रिंग होगी ऑब्वियसली। जैसे इसमें स्ट्रिंग होगी 1। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर ही डेटा फ्रेम का कॉलम ही एक्सेस होगा, बाकी और कोई अदर पार्ट एक्सेस नहीं होगा। सेकंड, अगर हम उसे प्रिंट कराना चाहें तो उससे पहले प्रिंट स्टेटमेंट दे दीजिए, जैसा कि इस केस में किया गया। तो इस प्रोग्राम में हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है। डेटा फ्रेम बनाने के बाद उसको डेटा फ्रेम को प्रिंट किया है। डेटा फ्रेम प्रिंट नहीं किया, डीएफ डेटा फ्रेम ही क्रिएट किया है। आप कर सकते हैं प्रिंट कराना चाहें तो। प्रिंट जो कराया है पर्टिकुलर एक कॉलम का, डेटा फ्रेम का एक कॉलम प्रिंट कराया है और वो है कॉलम नंबर 1। तो लिखेंगे डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 सिंगल कोट्स के अंदर, और उसको अगर प्रिंट कराना है तो उससे पहले प्रिंट स्टेटमेंट दे दीजिएगा। प्रिंट में प्रिंट लिख दीजिएगा तो प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट आप नीचे देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। मुझे लगा कि एक बार रिवाइज करा देना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं रो की। तो रो से पहले कॉलम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या हम ऐड कर सकते हैं कॉलम्स को? आंसर है हाँ, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और एक्चुअली ऐड दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, हम पिछले दो किसी एग्जिस्टिंग कॉलम्स को ऐड करके एक नया कॉलम बना सकते हैं, एक तो ये बात। दूसरा ये कि अगर हमको कोई नया कॉलम ऐड करना है जो पिछले पिछले डेटा से कोई रिलेशन नहीं है जिसका, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो न्यू कॉलम है उसका नेम सिंगल कोट्स के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको एक कॉलम 3 ऐड करना है। देखिए ऊपर जो लाइन है आपकी 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो आपका बेसिकली डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया है। उसके बाद जब आप देखेंगे जहाँ लिखा है मैंने प्रिंट एडिंग इन न्यू कॉलम बाय पासिंग एज सीरीज़, तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर DF3 लिखा है। तो ठीक, लेकिन 3 तो कॉलम है नहीं, ये तो हम कॉलम को पर्टिकुलर एक्सेस करने के लिए यूज़ करते थे। ये अगर आप इस तरीके से लिखते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके अगर आप कोई वैल्यू देते हैं, तो वो जो वैल्यू होगी ना न्यू कॉलम की वैल्यू बन जाएगी। अब सवाल ये कि वैल्यू कैसे दें, तो सीरीज़ की हेल्प से दे सकते हैं, लिस्ट की हेल्प से दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, चॉइस है आपकी। हम सीरीज़ की हेल्प से दे देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सीरीज़ की हेल्प से हमें इंडेक्स का ऑप्शन भी मिलता है हमें। तो हमने लिखा PD डॉट सीरीज़, ठीक है, और एलिमेंट ले लिए 10 20 30 और इंडेक्स वही लिया, ABC था, इंडेक्स वैल्यू ABC थी, इस बार भी हमने ABC लिया। अदरवाइज ABC के अलावा हम कुछ और लेंगे तो NaN शो करेगा, नॉट ए नंबर। हम सब में पढ़ना नहीं चाहते, हम सिंपल रखना चाहते हैं चीज़ों को। तो हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया और सेम इंडेक्स वैल्यूज़ के साथ, ABC के साथ, और हमने इसके लिए एक एक्चुअली में सीरीज़ फंक्शन की हेल्प से एक सीरीज़ क्रिएट कर ली। तो ये जो सीरीज़ होगी ना, ये डेटा फ्रेम का DF का कॉलम नंबर 3 बन जाएगा, इसलिए लिखा हुआ DF3 इक्वल टू PD डॉट सीरीज़। इसका ये मतलब हुआ। इसके बाद प्रिंट कराएंगे तो हम देखेंगे पहले हमारे पास दो कॉलम थे, सिर्फ 1 और 2। अब इस बार हमारे पास एक कॉलम और बन जाएगा जिसका नेम 3 है।
अभी जैसे मैंने बताया कि एक तरीका और हो सकता है कि आप अगर पहले से कुछ एग्जिस्टिंग कॉलम है उनको ऐड करके एक नया कॉलम बना सकते हैं, तो एडिशन का साइन आप जानते हैं सम का, वो कर सकते हैं। तो हमने लिखा df4 इजिकल टू df1 प्लस df3। तो ऐसा क्या होगा कि df1 का कंटेंट df3 के कंटेंट में ऐड हो जाएगा, दोनों कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड होके एक नया कॉलम df4 बना देंगे। उसके बाद आप प्रिंट कराएंगे तो आपको एक नया कॉलम df4 भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको। ये पिछली बार हम ऑलरेडी करके देख चुके थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडिशन का क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा, सीरीज़ या कॉलम का एडिशन का। ठीक है, जैसे ही सीरीज़ को ऐड करते हैं वैसे ही कॉलम को भी ऐड करते हैं। सीरीज़ को ऐड करके कॉलम बनाया जा सकता है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपने दो सीरीज़ बना रखी हैं तो उनको ऐड करके कॉलम भी बनाया, एक सॉरी डेटा फ्रेम भी बनाया जा सकता है। वो क्वेश्चन भी आ चुका है एग्ज़ाम में। फ़िलहाल यहाँ पर अगर आपसे ये कहा जाए कि कॉलम को ऐड कैसे किया जाए, तो उसके लिए प्रोग्राम है। आपको दो डिफरेंट मेथड बताए गए हैं कि एक नया कॉलम कैसे ऐड करेंगे और एक ऐसा कॉलम जो पिछले दो कॉलम्स की वैल्यूज़ का ऐड करके बनाया गया वो कैसे करेंगे। तो ये तो थी कॉलम एडिशन की बात। और कॉलम एडिशन की बात आई है तो कॉलम डिलीशन की बात आएगी। डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। हम दो तरीके से डिलीट कर सकते हैं, एक तो है DEL और एक है POP। POP फंक्शन है, DEL कीवर्ड है, आप जानते होंगे। तो अगर आप DEL लिखते हैं, DEL के बाद डेटा फ्रेम का नेम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, हमेशा याद रखिएगा अभी तक जो कुछ हो रहा है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, जब भी हम कॉलम मेंशन करते हैं, ऐड करना हो, एक्सेस करना हो, डिलीट करना हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो जो भी कॉलम नेम देंगे वो कॉलम नेम उस डेटा फ्रेम का डिलीट हो जाएगा। जहाँ तक पॉप की बात है तो आप लिखिए डेटा फ्रेम डॉट POP, क्योंकि इसका फंक्शन है तो लिखेंगे DF डॉट POP। और यहाँ पैरेंथेसिस साइन के अंदर हम कॉलम का नेम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा -2। ये मैं बात कर रहा हूँ सेकंड, ये बॉटम से अगर आप सेकंड लाइन देखेंगे तो सेकंड लास्ट लाइन, वहाँ देखिए DF डॉट पॉप लिखा हुआ है ना, POP2। देख लिया? ठीक। तो इस तरीके से हम सेकंड लास्ट लाइन में दे रखा है कि हम किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, पैरेंथेसिस का नाम है, पॉप एक फंक्शन है। पैरेंथेसिस साइन के अंदर हमने यहाँ पर कॉलम का नेम लिखा है, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक है। और DEL की हेल्प से करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, DEL डेटा फ्रेम का नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम। तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे, एक बार लगा कि बता देना चाहिए, थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहिए तो बात अच्छी आसानी समझ में आएगी। ये देखिए, एक तो DEL ये रहा और POP ये रहा, इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? बाकी तो इस प्रोग्राम में सिर्फ एक डेटा फ्रेम को क्रिएट किया गया है, फिर अलग अलग तरीके से डिलीट करने की कोशिश की गई है। कोशिश क्या की गई, डिलीट ही हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो। ये DEL की हेल्प से आप ऑप्ट कर सकते हो, POP की हेल्प से POP की हेल्प से आप डिलीट कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है ये। क्लियर? चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पर और फिर इसको एग्जीक्यूट कीजिए, समझ में आएगा आपको किस तरीके से ये काम करता है आपका। आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। पहले आप देख रहे हैं डेटा फ्रेम था तो 3 कॉलम थे, नेम था उनका 1 2 3। उसके बाद जब आपने डिलीट कर दिया 1 को तो 3 और 2 रह गए, DEL की हेल्प से डिलीट किया। उसके बाद आपने डिलीट किया POP की हेल्प से 2 को, तो फिर ओनली 3 रह गया। तो इस तरीके से। अच्छा, तो ये तो कॉलम की बात थी। अब रो सिलेक्शन की बात करते हैं। रो सिलेक्शन, एडिशन एंड डिलीशन, ये आज का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार इसमें दो टॉपिक मैंने पढ़ाई भी थी, LOC और ILOC। देखिए, अगर आप पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर, इंडेक्स पोजीशन पर या लोकेशन पर अगर आप वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो, डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए एक आपका ऑप्शन आता है, वो आता है LOC। LOC एक फंक्शन है, LOC की हेल्प से आप कर सकते हो। कैसे करेंगे? LOC की फुल फॉर्म क्या है? LOC की फुल फॉर्म ही लोकेशन है। तो करना बड़ा आसान है। ये देखिए लास्ट लाइन जो हाईलाइट कर रखी है ऊपर, तो एक डेटा फ्रेम बना रखा है हमने। उस डेटा फ्रेम के बाद लिखेंगे हमें वो DF डॉट LOC और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे क्या, उस इंडेक्स पोजीशन का नाम जिसके एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। इंडेक्स कौन सी है? ABCD, 4 ही हैं। तो हम बी इंडेक्स लेवल पर जो रो है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम B लिखेंगे। तो B करने से सिर्फ B जो रो थी उसका डेटा डिस्प्ले होगा, बाकी और कोई डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है।
तो ये था। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जब हम जो एल ओ सी के अंदर जो हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो जो लिखा है हमने बी जो लिखा है वो हमारा दिया हुआ इंडेक्स है, ठीक है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से, जो एक इंटीजर्स होते हैं। तो अगर आपको उसकी हेल्प से एक्सेस करना है तो उसके लिए फिर फंक्शन चेंज हो जाएगा, उसके लिए फंक्शन हो जाएगा आई एल ओ सी। ये इसका एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, याद रखिएगा। उसमें बस आपको इतना करना है कि एल ओ सी की जगह आई एल ओ सी लिखना है, और अंदर इंडेक्स जो हमने दिया हुआ था वो ए बी सी वो ना लिख के उसकी इंटीजर नंबर या वो लोकेशन लिखनी है जो उसे रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे 2। तो इंडेक्स पोजीशन 2 पर जो भी रो होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर। तो ये डिफरेंस होता है एल ओ सी और आई एल ओ सी। आई एल ओ सी में आई इंटीजर को रिफ्लेक्ट करता है, तो लोकेशन और इंटीजर लोकेशन, लोकेशन में वो इंडेक्स पोजीशन जो हमने दी है लेवल इंडेक्स, और आई एल ओ सी में इंटीजर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है, तो उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा, आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ तक ये भी हमने पिछली बार देख लिया था, आप चाहो तो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा चलता है, यहाँ से स्टार्ट होता है स्लाइस रोज से। रोज स्लाइसिंग कैसे होगी, तो रोज स्लाइसिंग वैसे ही होगी जैसे आपकी होती थी सीरीज़ के अंदर, तो कुछ वहाँ चेंज नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो पहले तो एक आपके पास डेटा फ्रेम होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा फ्रेम है तो फिर आप ये रो स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो हमने लिया एक डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम बनाना है, तो हमने लिया एक डिक्शनरी। और ये बार बार बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, इंपोर्ट पांडाज एस पी डी हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी आपका पांडाज लाइब्रेरी का पार्ट है। डेटा फ्रेम में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जब तक आप पांडाज लाइब्रेरी को इम्पोर्ट नहीं करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड कुछ भी कोई फंक्शन को यूज़ ही नहीं कर सकते। करने की कोशिश करोगे तो एरर शो करेगा। तो इंपोर्ट पांडाज एस पी डी फर्स्ट लाइन है। उसके बाद हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की। डिक्शनरी में जो वैल्यूज़ दे रखी होती हैं वो की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन या पेयर में दे रखी होती हैं। तो यहाँ की हो गई 1, और जो वैल्यूज़ होगी, चूँकि हमें मल्टीपल वैल्यूज़ देनी है, तो हमने सीरीज़ फंक्शन की हेल्प से वैल्यू क्रिएट की और उसका इंडेक्स भी दे दिया ए बी सी, ठीक है। और इसी तरीके से सेकेंड लाइन थर्ड लाइन देखिए, आप लिखा 2 कॉलन पी डी डॉट सीरीज़ 1 2 3 4 इंडेक्स ए बी सी डी। तो यहाँ सीरीज़ के एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, जो डिक्शनरी के एलिमेंट भी बन जाएंगे, और इंडेक्स हो जाएगा ए बी सी डी। अभी हमारे पास एक डिक्शनरी बन गई, और इस डिक्शनरी को अगर मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूँगा डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डी। तो यहाँ तक तो हमारा एक डेटा फ्रेम प्रिपेयर हो गया, डेटा फ्रेम का नाम है डी एफ। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि मुझे पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर रो को एक्सेस करना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए तो एल ओ सी और आई एल ओ सी से कर सकते हैं हम, ठीक है। और अगर आपको एक रेंज के अंदर करना है तो रेंज में बेसिकली आपकी 3 डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज यूज़ होती हैं। एक तो स्टार्ट, सेकंड एंड, थर्ड स्टेप, और तीनों के बीच में कॉलन आता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट 0 होती है, बाय डिफ़ॉल्ट एंड प्लस 1 होती है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट एंड जो होगी एंड प्लस 1 होगी, हाँ ठीक। और बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप होगी वो आपकी 1 होगी। अब आप कहेंगे सर एंड प्लस 1 का क्या मतलब है। मतलब ये है कि अगर आप 4 लिखोगे, इंडेक्स पोजीशन 4 लिखोगे, चूँकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो काउंटिंग आपकी 3 तक जाएगी, 4 तक नहीं जाएगी। नहीं, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है, अगर हम ये कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो स्टॉप वैल्यू में वो इंक्लूड नहीं होती। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2 कॉलन 4, तो स्टार्ट हो गया 2, एंड हो गया आपका 3। क्यों? क्योंकि 4 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो एक तो हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 3। सिर्फ 2 रो सेलेक्ट होंगी इसके अंदर। अच्छा, 2 और 3 सेलेक्ट क्यों होंगी, यानी एक एक का इंक्रीमेंट क्यों होगा, क्योंकि कॉलन के बाद कुछ नहीं दे रखा, कॉलन ही शायद नहीं दे रखा, तो इट मीन्स स्टेप वैल्यू तो बाई डिफॉल्ट 1 है। तो 2 रो सेलेक्ट होंगी, कॉलन रो एट इंडेक्स पोजीशन 2 और रो एट इंडेक्स पोजीशन 3। इट मीन्स डेटा सिर्फ सी और डी का रिप्रेजेंट होगा। करके देखते हैं, चलिए। इसको ढंग से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। एक बार और पढ़ लीजिए प्रोग्राम को। और ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, यही स्ट्रिंग में अप्लाई भी हुआ था, यही लिस्ट में भी अप्लाई हुआ था, यही आपका अप्लाई किया था हमने टपल में, और यही अप्लाई किया था सीरीज़ में। तो वही है, कुछ अलग नहीं है।
11th में अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से तो यहाँ मुझे नहीं लगता कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी। चलिए, एनाकोंडा स्पाइडर पर क्लिक किया, यहाँ आपका अपीयर हो जाती है। यहाँ हम प्रोग्राम अपना टाइप कर सकते हैं। पहले से एक प्रोग्राम ओपन है, लास्ट प्रोग्राम जो हमने किया था, तो यहीं ओवरराइट कर देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्रीवियस प्रोग्राम की। अगर आप न्यू फाइल में जाएंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, वहाँ भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। जिस प्रोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर ओवरराइट कर दे रहा हूँ प्रोग्राम को, इसको हटा के लिख दे रहा हूँ। तो जिस प्रोग्राम नेम से भी सेव होगा, ये PKS के नाम से सेव आई थिंक, तो उसी नेम से दोबारा सेव हो जाएगा ये। देखिए यहाँ एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? पैरेंथेसिस का साइन नहीं है इसलिए दिखा रहा है। अब ठीक है, रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। रन हो जाएगा ये, लेकिन इसमें थोड़ी कुछ कमी लगती है। क्या लगता है आपको? काम ये करते हैं ना, एक पहले जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है ना, उसको भी प्रिंट करा लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या प्रिंट हो रहा है। थोड़ा सा और अच्छा आइडिया लगेगा आपको। यहाँ प्रिंट हमने मैसेज लिख दिया, प्रिंट डेटा फ्रेम इस, और सेकंड लाइन के अंदर हमने ओरिजिनल डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। ठीक है, और उसके बाद जो हमने रेंज सेलेक्ट किया वो डेटा प्रिंट होगा। तो एक मैसेज उसके लिए भी लिख दें क्या? लिख देते हैं चलिए, तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कुछ डाउट रहेगा नहीं। यहाँ भी एक स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट, और दे दिया सिंगल कोट के अंदर मैसेज लिख देते हैं। क्या लिखा है मैसेज? स्लाइसिंग से रिलेटेड मैसेज लिख देते हैं। 2 to 4 स्लाइस कर रहे हैं तो वही लिख दिया हमने। अब एग्जीक्यूट कराते हैं। अब जो आउटपुट आएगा तो आपको क्लियरली पता होगा कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम क्या था, स्लाइसिंग करने के बाद क्या मिला हमको। ठीक है, चलिए अब रन कराते हैं। अब रन हो जाएगा। ये देखिए, ये था हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम, ऊपर दिखाई दे रहा है। और हमने 2 to 4 किया है, तो 0 पर है ए 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, B 1 को, 2 C को, और C 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और D 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2 C और D का डेटा क्लियरली शो हो रहा है। 2 रो सेलेक्ट हो गई, तो क्योंकि हमने 2:4 लिखा था। याद रखिएगा 4 नहीं आएगा, 4 एक्सक्लूड होता है, उससे पहले जितनी रोज है वो सभी इंक्लूड हो जाएंगी। स्टेप वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट 1 है, तो इसलिए C और D दोनों ही प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया आपको? कुछ चेंज करें इसके अंदर? अच्छा, ये तो सब आपको अभी बताइए। नेगेटिव वाला एक कॉन्सेप्ट, नेगेटिव वाला भी करके देखते हैं। देखिए, नेगेटिव में जो क्या होता है ना, कि जो रो की काउंटिंग होती है इंडेक्स की, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ना, वो तो 0 1 2 3 4 तो होती ही है। लेकिन नेगेटिव करें तो लास्ट जो रो होगी वो -1 को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड लास्ट -2 को। इस तरीके से काउंटिंग भी होती है उसकी। तो हम माइनस के अंदर भी इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं, और स्टेप वैल्यू अगर माइनस के अंदर दे रहे हैं, हालांकि पॉजिटिव होती है लेकिन वो दे रहे हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि उसमें आपका रोज़ है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होती है। ठीक है, जैसे मैं चलिए यहाँ पे करता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर -1 कॉलन -4, तो -1 से लेकर -4 तक, और कॉलन -1, तो -1 से लेकर -4 तक रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगी। तो देखिए, आप पहले क्या प्रिंट हो रहा है, D, फिर क्या प्रिंट हो रहा है, C, फिर क्या प्रिंट हो रहा है, B। ठीक है, -4 तो इंक्लूड ही नहीं होगा, -1 -2 -3, 3 कॉलम 3 रोज इंक्लूड होंगी इसके अंदर, तो 3 रो इंक्लूड हो भी रही हैं इसके अंदर, दिखाई भी दे रहा है आपको। अगर हमें 4 करानी है तो हम यहाँ -5 लिखेंगे और फिर रन कराएंगे। ये देखिए, रिवर्स ऑर्डर में, तो आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? अब हो रही है DCBA, ABCD नहीं प्रिंट हो रहा, DCBA। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने -1 लिखा था, और इंडेक्स की पोजीशन को भी हमने -1 और -5 लिखा है। तो -1 का मतलब है लास्ट वैल्यू, और -5 का मतलब है फर्स्ट वैल्यू तक सभी रोज़ आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो बात एक, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, ये तीनों वैल्यू नेगेटिव हो सकती। ठीक है, ये समझ लीजिए। अगर हम -2 करेंगे तो जंप होगा एक एक का, और अब एवरी, तो अगर 0 2 4 इस तरीके से, 1 3 5 इस तरीके से,
एक एक छोड़ के वैल्यू प्रिंट होंगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए अभी मैं, ये तो नेगेटिव की बात है, हम पॉजिटिव करते हैं। मैंने 152 लिखा तो 1 पर जो वैल्यू वो प्रिंट होगी, फिर 1+2 3 पर इंडेक्स पोजीशन में जो वैल्यू वो प्रिंट होगी। 0 करते हैं तो ज़्यादा सही है, 0 पहले ही रो को रिप्रेजेंट करेगा। या 4 करते हैं तो 0 पर होगा वो प्रिंट होगा, 0+2 2 पर जो होगा वो प्रिंट होगा, और 2+2 तो 4 होता है, तो 4 तो प्रिंट होगा नहीं। तो 0 का मतलब है ए। ठीक है, ए फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, या रो एट इंडेक्स पोजीशन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 2 पर है सी, तो वो प्रिंट हो गया आपका। तो ये था एरे स्लाइसिंग के बारे में। ये डिटेल में बताया मैंने आपको इसलिए नहीं, एग्जाम्पल तो इसमें और भी काफ़ी कुछ लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कई बार इम्प्लीमेंट हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी। और ये बस यहाँ बताने का मतलब ये था, मकसद ये था कि ये सेम कॉन्सेप्ट इसी तरीके से डेटा फ्रेम पर भी इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ नया आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, वही चीज़ें हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा इसको और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात आती है एडिशन ऑफ रोज़ की। अब पहले से एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, अब उसमें हम ऐड करना चाह रहे हैं, एक नई रो ऐड करना चाह रहे हैं, कॉलम नहीं, रो की बात चल रही है। तो इसके लिए एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या काम करेगा, नाम जैसा इसका है वैसा ही काम भी है इसका। अपेंड फंक्शन क्या करता है कि डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम के अंदर एक रो को और ऐड कर देगा। तो प्रोग्राम कैसे है, प्रोग्राम में हमने डेटा फ्रेम को, इसमें हमने क्या काम किया है, इसके अंदर हमने काम ये किया कि हमने 2 डेटा फ्रेम लिए। एक डेटा फ्रेम लिया DF, दूसरा डेटा फ्रेम लिया DF2। 2 डेटा फ्रेम बनाए हैं। ठीक है, उनके कॉलम्स लिए हैं, कॉलम्स ए और बी, कॉलम सेम लिए। और हम क्या काम करना चाह रहे हैं, हम ये काम करना ये चाह रहे हैं कि DF डेटा फ्रेम जहाँ ख़त्म हो रहा है, वहाँ से DF डेटा फ्रेम के जितने भी कॉलम्स, रोज़ हैं, वो सब ऐड हो जाएं आपकी। तो उसके लिए एक फ़ंक्शन है, फ़ंक्शन का नाम है अपेंड। तो हमने एक नया डेटा फ्रेम लिया DF, हम लिखेंगे नया डेटा फ्रेम नहीं, सॉरी, हम DF को ही लिखेंगे। तो हम DF में ही DF2 को अपेंड करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे DF इज इक्वल टू DF डॉट अपेंड, और ब्रैकेट के अंदर उस डेटा फ्रेम का नाम जिसको हम प्रीवियस डेटा फ्रेम में ऐड करना चाह रहे हैं, जो है इस समय हमारा DF2। तो होगा क्या है कि DF डेटा फ्रेम में DF2 डेटा फ्रेम की सभी रो ऐड हो जाएंगी, क्लियर, अपेंड हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी हम अपेंड या ऐड रो, डिफरेंट रोज़ को ऐड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आप एक डेटा फ्रेम को एक डेटा फ्रेम की सभी रोज़ को दूसरे डेटा फ्रेम की सभी रोज़ में अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, हम कहें कि किसी डेटा फ्रेम को अपेंड करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर डेटा फ्रेम, तो उसके लिए अपेंड एक फंक्शन आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। सिंटेक्स बड़ा सिंपल है, पहले उस डेटा फ्रेम का नाम लिखिए जिस डेटा फ्रेम में आप ऐड करना चाह रहे हो, सपोज वो DF है, डॉट लगाइए, अपेंड लिखिए, और पैरेंथेसिस साइन के अंदर उस डेटा फ्रेम का नेम जिसकी रोज़ को आप ऐड करना चाह रहे हो, जो DF2 है। ये डेटा फ्रेम क्रिएट होनी चाहिए, पहली कंडीशन ऑलरेडी। दूसरी कंडीशन है कि दोनों के कॉलम नेम सेम होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर डिफरेंट होगा तो क्या होगा, देखिए डिफरेंट होगा तो दोनों के कॉलम डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो फिर वहाँ NaN शो करेगा। सेम होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, जैसे कि इसके अंदर दोनों के कॉलम नेम A और B हैं, तो ये अपेंड हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो उसको प्रिंट करा सकते हैं, तो यहाँ प्रिंट कराया गया है। देखिए, प्रोग्राम को समझ लीजिए, देख लीजिए, और एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं आप चाहें तो। इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी के अंदर, और टाइप कीजिए, देखिए क्या एरर आती है, नहीं आती। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लगेगी आपको, कुछ एरर आएंगे, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि जब आप एरर रिमूव करना सीख जाएंगे अपने प्रोग्राम में, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। ठीक है, यहाँ पैरेंथेसिस साइन होना चाहिए, जैसे अब ये एरर आएगी यहाँ पर, अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो। कॉपी करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते क्या होता है। लेट अस सी, प्रोग्राम है, रन कराया, ये देखिए आउटपुट आ गया। ठीक है, अपेंड हो गया। तो एक अपेंड था फंक्शन, तो ये याद रखिएगा, एक डेटा फ्रेम के अंदर दूसरी डेटा फ्रेम की रोज़ को ऐड करने का एक आसान सा तरीका है, एक फंक्शन है जिसका नाम है अपेंड। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देख लीजिए अच्छी तरीके से आउटपुट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
रोज़ का नेम देखिए 0101, उसी तरीके से हो रहा है, नेम चेंज नहीं होगा। आप सोचेंगे 0123 हो जाएगा, वो नहीं होगा। ये हो गया आपका। एक बार और एग्जीक्यूट करा लेते हैं इसको। कितनी बार एग्जीक्यूट करा लो आउटपुट वही रहना है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं है। नीचे भी आउटपुट दे रखा है यहाँ। तो ये तो एक तो एडिशन ऑफ रोज़ का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाने के लिए आप क्या काम कीजिए, पहले डेटा फ्रेम को ही प्रिंट करा लीजिए। इससे क्या होता है ना कि आपको पता चलेगा पहला डेटा फ्रेम कौन सा था, दूसरा डेटा फ्रेम कौन सा था, ठीक है। ऐड करने के बाद पहले डेटा फ्रेम के अंदर क्या चेंजेस आए, तो ये सब पता चल जाएगा आपको। तो कोशिश किया कीजिए अपने प्रोग्राम के अंदर ये सब लिखने की, ताकि जब आउटपुट हो वो अपने आप में सब कुछ आपको बता दे कि क्या था, ओरिजिनल डेटा क्या था आपको, और चेंज करने के बाद क्या डेटा आपको मिला है डेटा फ्रेम के अंदर। तो ज़्यादा अच्छा तरीका है वैसे ही है। चलिए, ये हो गया आपका। ये आउटपुट आपने देख ही लिया। अब बात एक नई कॉन्सेप्ट की करते हैं, डिलीशन ऑफ रोज़ की। रो को डिलीट कर सकते हैं हम डेटा फ्रेम की? आंसर यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है कैसे। कैसे का आंसर है, उसके लिए एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है ड्रॉप। तो ड्रॉप फंक्शन की हेल्प से आप जिस किसी भी रो को डिलीट करना चाहें उस रो को डिलीट कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ इसका, ठीक है। तो पिछली वाला प्रोग्राम है, अपेंड करके हमने एक डीएफ तक बना लिया था, डेटा फ्रेम बना लिया था। अब हमारे पास जो डेटा फ्रेम है उसका नाम डीएफ है, जो दो डेटा फ्रेम को जोड़ के बनाया गया है, या एक डेटा फ्रेम में वैल्यू को अपेंड करके बनाया गया है। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं किसी भी रो को, ठीक है, जैसे लेवल 0 पर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फंक्शन तो यूज़ करेंगे। पहली बात तो ड्रॉप, और लिखना क्या आपको, करना क्या ये समझ लीजिए। करना ये है आपको कि जिस डेटा फ्रेम को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, उसका नाम लिखिए डीएफ, ठीक है। डॉट डी एफ इजिकल टू डी एफ डॉट ड्रॉप DROP, और पैरेंथेसिस साइन के अंदर उस रो का नेम, जिस रो की वैल्यू को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। जैसे रो एट लेवल 0 को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम 0 लिखेंगे, तो वो डिलीट हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रिंट कराइए डेटा फ्रेम को, तो आपको पता चलेगा कि रो एट इंडेक्स पोजीशन 0 अब डेटा है नहीं। करके देखते हैं, देखिए ये रहा आपका। यहाँ किया, एक मिनट, ये लाइन थी मेन, इसको याद रखिएगा। देखिए हो गया डिलीट। 0 पर है, कुछ नहीं है। 0 पर, 0 इंडेक्स, 0 लेवल पर कुछ जो रो थी, दो रो थी, दोनों में से अब कोई भी डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। आपने डिलीट किया था इंटेंशनली, लिखा था ना आपने डी एफ इजिकल डी एफ ड्रॉप 0, तो 0 चाहे 1 है, 2 है, 3 है, कितनी भी है, 0 पर जो भी रो है लेवल पर, वो सब डिलीट हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही दिमाग में आता है, तो कुछ मेन तो नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोलते हैं कि अच्छा ये रो डिलीट होती है, इससे कॉलम डिलीट होता है। तो वही कॉलम डिलीट नहीं होता। जैसे आपने मान लीजिए कॉलम ए को डिलीट करना चाह रहे हैं ड्रॉप से, तो सोचेंगे कि जब रो डिलीट होगी तो कॉलम भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। करके देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ए लिखा है यहाँ पर मैंने, या बी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, और फिर ड्रॉप करने की कोशिश की, कुछ होगा, एरर आनी चाहिए। देखते हैं क्या शो कर रहा है। शो कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, एरर भी नहीं आ रही, डिलीट भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है। तो कॉलम ने मेंशन करने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, चाहे आप कोई भी कॉलम लिखें, ए लिखें या बी लिखें, इससे रो ही डिलीट होगी, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, फिर रो की बात आती है तो कुछ नहीं आता है कि रो जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो रो हमने दे रखी है उसको हम डिलीट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आंसर है दोनों तरीके से डिलीट कर सकते हैं। आप अगर इंडेक्स पैरामीटर का आपने यूज़ किया है और रो को आपने रीनेम किया है, ठीक है, या इंडेक्स न्यू इंडेक्स दिया है, तो उसकी हेल्प से वह डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैं इस प्रोग्राम के अंदर काम का एक करता हूँ कि यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, पैरामीटर इंडेक्स का यूज़ कर लेता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ लिखा इंडेक्स इक्वल टू, ठीक, और इंडेक्स दे दिया मैंने। कितनी रो है इसमें, 2 रो है तो 0 1 लिख देते हैं। इंडेक्स का 0 1 तो डिफ़ॉल्ट होती है, पी क्यू लिख देते हैं। एक रो को नेम दे दिया 0 वाले को पी और 1 को दे दिया हमने क्यू, तो पी कॉमा क्यू लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक, सेम हमने सेकंड के साथ किया, तो 2 रो पी हो जाएंगी, 2 रो क्यू नेम से हो जाएंगी। अब देखते हैं क्या पी और क्यू से डिलीट हो जाएंगी। 0 1 से तो डिलीट हो ही रहा था, जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स था उससे तो डिलीट हो ही रहा था, उसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। पी क्यू से डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखना है, तो ये और चेक कर लेते हैं। हो जाएगा डिलीट, और होता है ये ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने लिखा सपोज ड्रॉप पे लिख दिया पी लिख दिया, तो पी का डिलीट हो जाना चाहिए। देखते हैं, ये एग्जीक्यूट किया मैंने प्रोग्राम, देखिए पी क्यू आर एस लिखा आ रहा है ना। अच्छा क्यू पी आ रहा है लिखा हुआ, देखिए क्यू आ रहा है खाली, पी नहीं आ रहा। डिलीट कर दिया ना आपने इसीलिए। तो ये भी कर सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे डेटा फ्रेम के बारे में। अभी डेटा फ्रेम का प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है, एग्जीक्यूट करा के हम देख रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को, डिफरेंट इसके प्रोग्राम्स को। तो ये ऑलरेडी कवर हो चुका है थ्योरेटिकल पार्ट, पर ये सिर्फ सीरीज़ इसलिए बनाई गई है ताकि आप इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।